राजस्थान के एक दूर दराज गांव बड़वा में एक प्राचीन मान्यता थी कि हर इंसान अपने साथ एक अदृश्य पोटली लेकर जन्मता है। कर्म की पोटली। गांव के लोग मानते थे कि इस पोटली में इंसान के हर अच्छे बुरे कर्म दर्ज होते हैं और जब समय आता है तो वही पोटली उसका इस गांव में एक वृद्ध तांत्रिक बाबा रहते थे जिनका नाम था अग्निवेश। बाबा की उम्र तो 90 के पार थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी चिंगारी थी। कहते थे उन्होंने अपनी आंखों से पोटली को देखा था, पर किसी ने यकीन नहीं किया। सब उसे उनकी वृद्धावस्था का वहम मानते थे। लड़का आया, नाम था यशवंत। शहर से आया था, पढ़ा लिखा और तर्कशील। वो इस मान्यता को अंधविश्वास मानता था। यशवंत ने गांव वालों को चुनौती दी कि वो इस कर्म की पोटली के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। लेकिन बाबा अग्निवेश ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, हर सवाल का जवाब किताबों में नहीं होता, कुछ उत्तर जीवन में भोग कर मिलते हैं। यशवंत ने जवाब दिया, बाबा, अगर ये सच है तो मुझे भी दिखाइए वो पोटली। बाबा मुस्कुराए और बोले, पोटली तुम्हारे पास पहले से है, बस नजर चाहिए उसे देखने की। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा। यशवंत बाबा के बताए अनुसार गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गया। वहां उसे एक धुंधली रोशनी दिखी और एक पोटली जमीन पर रखी थी। यशवंत ने जैसे ही उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने अतीत के दृश्य चलने लगे। उसके बचपन की गलती, मां के झूठे वादे, दोस्त की धोखेबाजी, सब कुछ। वो कांप उठा। तभी एक अजीब आवाज आई, ये तुम्हारे कर्म हैं, इन्हें समझो और सुधारो। रात भर वो वहीं बैठा रहा। सुबह गांव वाले उसे खोजते हुए आए। लीन है। जब आंखें खुली, यशवंत बदला बदला सा था। उसने प्रण लिया, अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, गांव के लिए जिएगा। गांव में शिक्षा, स्वच्छता और ईमानदारी का अभियान शुरू किया। लेकिन पोटली की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। यशवंत की जिंदगी में नया मोड़ आ चुका था। अब वह सिर्फ एक जिज्ञासु नहीं, बल्कि एक साधक बन चुका था। उसने गांव के बुजुर्गों और बच्चों के साथ मिलकर साफ सफाई, स्कूल और ईमानदारी की नई लहर चलानी शुरू कर दी थी। लेकिन एक रात फिर वही पोटली उसके सपने में आई। इस बार वो चमक रही थी जैसे उसमें कुछ नया जुड़ गया हो। पोटली ने उससे पूछा, क्या तुम अपने पुराने कर्मों को सुधारने के लिए तैयार हो? यशवंत ने कहा, हां, लेकिन कैसे? तभी एक दृश्य सामने आया। उसका पुराना दोस्त रघुवीर, जिससे उसका झगड़ा हो गया था, आज शहर में अपराध की दुनिया में फंस चुका था। उसकी बर्बादी की जड़ में यशवंत का एक झूठा आरोप भी था। पोटली ने कहा, तुम्हारा एक झूठ किसी की जिंदगी बर्बाद कर चुका है, क्या तुम उसे सुधारोगे? यशवंत का दिल कांप उठा। अगले ही दिन वो शहर निकल पड़ा, रघुवीर को खोजने। मुंबई की तंग गलियों में उसके सामने हाथ जोड़ दिए, माफी मांगी, लेकिन रघुवीर हंसा। अब क्या फायदा, मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई। यशवंत ने हार नहीं मानी। उसने रघुवीर को एक नई शुरुआत का प्रस्ताव दिया, एक स्कूल खोलने का जिसमें वो खुद पढ़ाएगा और रघुवीर बच्चों को जीवन की सच्चाई समझाएगा। रघुवीर ने पहली बार अपने आंसू बहाए। दोनों ने मिलकर गांव लौटने का फैसला किया। गांव में जब वे पहुंचे तो लोगों ने रघुवीर को देखकर नाराजगी जताई, लेकिन यशवंत ने सबके सामने अपनी गलती कबूल की। रघुवीर की बर्बादी में मेरा भी हिस्सा था। अगर आज वह सही रास्ते पर लौटे तो ये हमारे गांव की जीत होगी। धीरे धीरे लोगों का नजरिया बदला। रघुवीर ने बच्चों को जीवन की शिक्षा देना शुरू किया। वो खुद एक जीता जागता उदाहरण बन गया कि कैसे इंसान अपने कर्मों से ऊपर उठ सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात पोटली फिर से आई। इस बार उसकी चमक काली थी। उसमें एक चेहरा था, गांव के मुखिया भैरों सिंह का। पोटली ने यशवंत से कहा, सच की राह आसान नहीं होती, अब तुम्हें गांव के सबसे बड़े झूठ को उजागर करना होगा। यशवंत चौंक गया। भैरों सिंह गांव के सबसे सम्मानित और ताकतवर आदमी थे, लेकिन पोटली ने उसे एक पुराना दृश्य दिखाया, जब गांव के तालाब को जहर मिलाकर सूखा दिया गया था ताकि जमीन का मालिकाना बदल सके। भैरों सिंह ही इसके पीछे थे। यशवंत के सामने एक नई परीक्षा थी।
सच बोलकर गांव की शांति खतरे में डालनी थी या चुप रहकर अपने कर्मों की पोटली को और भारी बनाना था। रात भर वह सो नहीं पाया। सुबह होते ही पंचायत बुलाई और सबके सामने वो दृश्य दिखा दिया जो पोटली ने दिखाया था। गांव में सन्नाटा छा गया। भैरव सिंह ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो उसे चुप रहना पड़ा। गांव ने पहली बार देखा कि एक नौजवान ने अपने कर्मों से एक व्यवस्था बदल दी थी। पोटली एक बार फिर आई, लेकिन इस बार वो शांत थी, जैसे मुस्कुरा रही हो। यशवंत ने महसूस किया ये सिर्फ एक पोटली नहीं, उसकी आत्मा का आईना है। यशवंत की जिंदगी में अब एक स्थिरता आ चुकी थी। गांव धीरे धीरे पुनः जीवित हो रहा था। लोग उसे अब पथ प्रदर्शक कहने लगे थे। लेकिन जैसा कि पोटली पहले ही संकेत दे चुकी थी, परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। हर रात्रि पोटली एक नई सच्चाई, एक नया रहस्य सामने ला रही थी। इस बार यह रहस्य यशवंत से जुड़ा नहीं था, बल्कि किसी और की आत्मा से जुड़ा था। उस रात पोटली का रंग धुंधला नीला था, न अंधकारपूर्ण न उजला। उसमें से एक औरत की चीखें सुनाई दी। पोटली ने कहा, क्या तुम अपने कर्मों के साथ दूसरों के अधूरे कर्म भी पूरा कर सकोगे? यशवंत हक्का बक्का था। किसकी आत्मा है ये? एक दृश्य सामने आया। एक महिला श्वेत वस्त्र में एक खंडहर के पास बैठी रो रही थी। पोटली ने उसका नाम बताया, शारदा। शारदा एक विधवा महिला जो 50 साल पहले गांव में नारी शिक्षा के लिए लड़ रही थी, लेकिन समाज के ठेकेदारों ने उसे डायन कहकर जला दिया। उसकी आत्मा अब भी उस अधूरे विद्यालय के खंडहर में भटक रही थी, जहां वो लड़कियों को पढ़ाना चाहती थी। पोटली बोली, उसके कर्म अधूरे रह गए, क्या तुम उसके कर्मों को पूर्ण करोगे? यशवंत ने निर्णय लिया, वह उस खंडहर को दोबारा बनाएगा, एक नया विद्यालय बनेगा, शारदा विद्यालय, जहां केवल लड़कियां पढ़ेंगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस निर्णय से गांव में कितनी बड़ी हलचल मचने वाली है। अगले दिन यशवंत ने पंचायत में विद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा। कुछ लोग साथ थे, लेकिन एक वर्ग, जिनमें मुखिया भैरव सिंह के अनुयायी शामिल थे, इसका विरोध करने लगे। औरतों का क्या काम है पढ़ाई में? पुरानी बातों को भूल जाओ, ये खंडहर शापित है। लेकिन यशवंत ने हार नहीं मानी। उसने गांव की महिलाओं को बुलाया और उन्हें शारदा की कहानी बताई। कई बूढ़ी औरतों की आंखें भर आईं। हाँ, हम जानते हैं शारदा को, वो हम सबका सपना थी। युवतियों में जोश भर आया। धीरे धीरे औरतों ने खुद उस खंडहर की सफाई शुरू कर दी। बच्चों ने दीवारों पर रंग करना शुरू किया। लेकिन फिर आया वो दिन जब आधी रात को विद्यालय में आग लग गई। यशवंत दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। जलती दीवारों के बीच उसे लगा जैसे कोई स्त्री खड़ी मुस्कुरा रही हो। पोटली फिर प्रकट हुई। ये अंतिम परीक्षा है, क्या तुम जलकर राख हो चुके सपनों को फिर से जी उठा सकोगे? यशवंत ने गांव के युवकों के साथ मिलकर अग्निशमन किया। विद्यालय का एक हिस्सा बच गया था। अगले दिन वह पूरी पंचायत के सामने खड़ा हुआ। अगर आग लगाई गई है तो हम फिर बनाएंगे, अगर दीवारें टूटी हैं तो हम खंभे बनेंगे। शारदा की आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक उसकी कर्म की पोटली पूरी न हो जाए। गांव की औरतें और पुरुष एकजुट हो गए। 2 महीने में विद्यालय खड़ा हो गया। उसका उद्घाटन एक वृद्धा ने किया, वही जिसे कभी शारदा ने किया। रात्रि में यशवंत अकेले विद्यालय के आंगन में बैठा था। पोटली उसके सामने आई। इस बार उसका रंग उजला था। भीतर एक नन्ही बच्ची पढ़ रही थी। शारदा की आत्मा मुक्त हो गई, पोटली ने कहा। यशवंत ने सिर झुकाया। अब उसे समझ में आया, ये पोटली दरअसल हर आत्मा की इच्छा, हर अधूरे कर्म की पुकार है। इसे संभालना एक जिम्मेदारी है, एक सौगंध। शारदा विद्यालय की आत्मा को मुक्त करने के बाद यशवंत को लगा कि शायद अब कर्म की पोटली शांत हो जाएगी, लेकिन उसे यह भ्रम जल्द ही टूट गया। उस रात जब वह अपने आंगन में बैठा था, चांदनी हवा में हल्की सरसराहट हुई और पोटली फिर प्रकट हुई। इस बार उसका रंग गाढ़ा लाल था, जैसे कि पोटली बोली, अब बारी है तुम्हारे अतीत की। क्या तुम अपने रक्त से सने पन्नों को पलट सकोगे? यशवंत चौंका। मेरे अतीत में ऐसा क्या है जिसे मैंने अनजाने में दबा दिया है? पोटली की चमक धीमी पड़ी और उसमें से एक पुराना दृश्य उभरने लगा। एक तन, गली, एक रोती हुई लड़की और एक भागता हुआ किशोर।
यशवंत ने पहचान लिया, वो किशोर वही था। यह क्या है? यह कब की बात है? यशवंत की आवाज कांप रही थी। पोटली बोली, तुम्हारे किशोरावस्था का एक दिन जिसे तुम भूल गए, पर उस लड़की की आत्मा आज भी उस क्षण में बंद है। यशवंत को याद आया, जब वह 15 साल का था, तब गांव की एक लड़की जानवी के साथ कुछ गलतफहमियां हुई थीं। एक खेल के दौरान उसके कपड़े फाड़ दिए गए थे और यशवंत वहां मौजूद था। किसी ने नहीं देखा कि यशवंत ने ऐसा नहीं किया, लेकिन जानवी ने उसे देख लिया था और विश्वास टूट गया था। उस घटना के बाद जानवी ने आत्महत्या कर ली थी। गांव ने इसे एक दुर्घटना बताया, लेकिन सच्चाई को पोटली ने जीवित रखा था। क्या तुम उसका सम्मान लौटा सकोगे जिसे समाज ने छीना? पोटली ने पूछा। पोटली बोली, गांव के मंदिर के पास एक टूटी मूर्ति है। जानवी वहीं चुपचाप बैठी है। उसका नाम तक लोग भूल चुके हैं। क्या तुम उसे स्मरण में लाओगे? अगले दिन यशवंत ने गांव की सभा बुलाई। उसने जानवी की कहानी सबके सामने रखी, बिना किसी डर के, बिना खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश किए। शुरुआत में सब चुप रहे। फिर एक वृद्धा ने कहा, कोई नहीं आया उस दिन हमारी बात सुनने। अगर आज यशवंत ने आवाज न उठाई होती तो शायद मैं भी चुप रहती। वर्षों की चुप्पी टूट गई। उसी दिन मंदिर के पास एक स्मृति स्तंभ स्थापित किया गया। केंद्र की नींव रखी गई। जानवी संकल्प केंद्र। रात को जब यशवंत स्तंभ के सामने बैठा, पोटली फिर प्रकट हुई। इस बार उसका रंग हल्का गुलाबी था, जैसे कि किसी ने पीरा में भी प्रेम की लौ जलाकर रखी हो। जानवी की आत्मा मुक्त हो गई। पोटली बोली, पर तुम्हारे पन्ने अभी भी अधूरे हैं। यशवंत ने सिर झुकाया। मैं अब तैयार हूं हर सच्चाई से सामना करने के लिए, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो। पोटली धीरे धीरे ओझल हो गई, लेकिन हवा में जानवी की एक मुस्कान तैर रही थी, जैसे किसी अनकहे न्याय की गवाही देती हुई। पोटली की गुलाबी आभा के शांत होते ही यशवंत को कुछ क्षणों के लिए लगा जैसे वह एक लंबी यात्रा से लौट कर आया हो, लेकिन उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हर और एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे समय खुद करवटें बदल रहा हो। तभी आधी रात को पोटली एक बार फिर सामने प्रकट हुई। उसकी सतह राख जैसी थी, जैसे किसी ने उसे जलाकर फिर से सिला हो। यशवंत भय और जिज्ञासा के बीच फंस गया। अब किसका समय आ गया है? पोटली बोली, अब समय है तुम्हारी विरासत का, वह कर्ज जो तुम्हारे पूर्वजों ने छोड़ा है। हर कर्म सिर्फ तुम्हारा नहीं होता, कुछ कर्म खून के साथ उतरते हैं। पोटली से एक जला हुआ पत्र निकला। उस पर लिखा था 1897 हवेली का फैसला। यशवंत चौंक गया। यह उसके दादा के पिता का जमाना था। कहानी 100 साल पुरानी थी। वह पत्र दिखा रहा था कि कैसे एक ब्राह्मण परिवार ने गांव के एक गरीब दलित परिवार की जमीन हड़प ली थी और फिर उस जमीन पर स्कूल और मंदिर बनवाया गया। लेकिन यह निर्माण सत्य की नींव पर नहीं, पाप की बुनियाद पर हुआ था। क्या यह हवेली हमारे परिवार की है? यशवंत ने पूछा। पोटली ने उत्तर नहीं दिया, पर हवेली का दृश्य उसे खींच ले गया। उसके कमरे, दीवारें, वे खामोश गलियां हर ईंट जैसे पुकार रही थी, हम साक्षी हैं उस अन्याय के। सुबह होते ही यशवंत उस हवेली में गया जो अब एक आधे जीर्ण विद्यालय का हिस्सा थी। वहां उसने पुराने दस्तावेज ढूंढे। कई रातें बीती, हर कागज एक चुप इतिहास की चीख थी। आखिरकार उसे वो दस्तावेज मिले जिनमें स्पष्ट लिखा था कि हवेली की जमीन पर अवैध कब्जा कर विद्यालय का निर्माण हुआ था। यशवंत का मन द्रवित हो गया। क्या वो इस अन्याय को स्वीकार करके जीवन भर मौन रह सकता है? पोटली एक बार फिर प्रकट हुई। तुम चाहो तो इस सत्य को वहीं दफना सकते हो जैसे पीढ़ियों ने किया, या फिर इसे उजागर कर सकते हो और कर्म चक्र को मोड़ सकते हो। यशवंत ने निर्णय लिया। उसने जिला कलेक्टर को सारी जानकारी दी, मीडिया को बुलाया, गांव में सभा बुलाई और मंच पर खड़े होकर बोला, मेरे पूर्वजों ने जो किया वह पाप था। मैं इस पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। यह हवेली, यह जमीन जिस पर शिक्षा दी जाती रही, वह शिक्षा झूठ पर आधारित थी। आज मैं उसे लौटाता हूं, उसी परिवार को जिसे इससे वंचित किया गया। गांव स्तब्ध रह गया। लेकिन वहीं सभा में मौजूद एक बुजुर्ग उठे।
उनका नाम था राम भरोसे। हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई ब्राह्मण हमारी जमीन हमें लौटाएगा। यह एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने कहा। हवेली उसी परिवार को सौंप दी गई और यशवंत ने अपने पैसों से एक नया विद्यालय बनवाया। उस परिवार के नाम पर रात को पोटली अंतिम बार प्रकट हुई। क्या अब मैं मुक्त हूं? यशवंत ने पूछा। पोटली मुस्काई। नहीं, अभी एक कर्म शेष है जो तुम्हारा सबसे निजी है और सबसे भारी। अगले पल पोटली गायब हो गई, लेकिन हवाओं में एक स्वर तैर रहा था। अंत तभी होता है जब आत्मा स्वयं को क्षमा कर सके। यशवंत की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। हवेली लौटाने के बाद उसने महसूस किया कि मन के भीतर एक हल्कापन है, जैसे वर्षों पुराना कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन वह जानता था कि एक कर्म अब भी शेष था, वह सबसे निजी, सबसे गहरा। 3 रातें बीत चुकी थीं। पोटली नहीं आई थी। हर रात यशवंत बिस्तर पर लेटता, आंखें बंद करता और सोचता, क्या अब मैं मुक्त हूं? लेकिन उसकी आत्मा जानती थी कि वह सवाल अब भी अधूरा है। चौथी रात, आधी रात को, जैसे ही गांव की हवाओं में सन्नाटा घुला, पोटली फिर प्रकट हुई। अब की बार वह किसी मोती जैसी चमकती थी, पर उसमें कोई गरिमा नहीं थी। उसके भीतर कुछ था, एक दर्पण। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसे खुद का चेहरा नहीं दिखा, बल्कि उसकी मां का चेहरा उभरा। एक ऐसी स्त्री जो आंसुओं से लथपथ थी, लेकिन होठों पर हंसी जबरन चिपकी हुई थी। विरुद्ध पिता के आदेश पर चुपचाप विदा कर दिया था। वह रात जब मां बुखार में तप रही थी और यशवंत अपने करियर के कारण शहर में व्यस्त था। ये सब क्यों दिखा रही है पोटली? पोटली पोटली बोली, क्योंकि कर्म सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, अपनों के साथ भी होता है। जिसे तुमने सबसे अधिक नजरअंदाज किया, वही तुम्हारा अंतिम कर्म बन गया है। अगली सुबह यशवंत सीधा मां के गांव गया। मां अब वृद्धाश्रम में थी। उसे देखकर मां की आंखें चमक उठी, लेकिन उसमें एक दूरी थी, जैसे वर्षों की दूरी को एक मुलाकात से पाटना संभव नहीं। बेटा, इतने सालों बाद यशवंत का गला रुंध गया। उसने मां के पैर छुए और बिना कुछ कहे 1 घंटा उनके पास बैठा रहा। फिर धीरे से बोला, मां, क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? मां ने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाया, लेकिन कहा, माफी उन लोगों के लिए होती है जो गलती करते हैं और स्वीकारते हैं। तुमने जो किया वो गलती नहीं थी, वो एक आदत बन गई थी, दूरी की आदत। माफ करने के लिए मुझे पहले खुद को समझाना पड़ेगा कि मैं इसके लायक थी। यशवंत की आंखों में आंसू थे। उसने निर्णय लिया मां को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन मां ने इनकार कर दिया। मैं अब जहां हूं वहीं ठीक हूं, लेकिन अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो दूसरों की मांओं के लिए करो जो अकेले हैं, जिन्हें उनके बेटे छोड़ आए हैं। यह वाक्य यशवंत के दिल में घर कर गया। उसने उसी वृद्धाश्रम को एक नया रूप देने का फैसला किया, एक सेवा केंद्र जहां बुजुर्गों को सिर्फ देखभाल ही नहीं, सम्मान भी मिले। उसने नाम रखा मातृगृह। महीनों की मेहनत, गांव वालों की मदद और अपने खुद के अनुभवों से सीखते हुए यशवंत ने एक ऐसा स्थान खड़ा किया जहां हर वृद्ध को ऐसा लगे जैसे वह अपने घर में हो। एक दिन जब उद्घाटन समारोह था, मां भी वहां आई। मंच, यही मेरी क्षमा है, यही मेरा कर्म है। रात को जब यशवंत घर लौटा, पोटली उसके तकिए पर रखी थी। इस बार वह एकदम पारदर्शी थी। उसके भीतर कुछ नहीं था, न कोई दर्पण, न कोई आवाज। क्या अब अंत हो गया? एक अंतिम स्वर उभरा, नहीं बेटा, कर्म का अंत नहीं होता, पर जब मन स्वयं के प्रति सत्य हो जाए तब पोटली की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुम ही अपनी पोटली हो। पोटली धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। यशवंत मुस्कुराया, पहली बार दिल से, अब तुम ही अपनी पोटली हो। इन अंतिम शब्दों के बाद यशवंत की रातें शांत हो गई थीं, लेकिन भीतर की हलचल नई दिशा पकड़ चुकी थी। वह अब केवल अपनी मुक्ति नहीं चाहता था, बल्कि उस मुक्ति को सार्थक बनाना चाहता था, अपने जैसे और लोगों के लिए। मातृगृह अब सिर्फ एक सेवा केंद्र नहीं रहा था, वह गांव का एक जीवंत केंद्र बन चुका था, जहां पीढ़ियां मिलती, सीखती और जीती। बच्चे वहां कहानियां सुनते, युवा सेवा करते
और बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी थी। लेकिन कर्म की पोटली ने यशवंत को केवल भावुक नहीं बनाया था, बल्कि गहराई से जागरूक भी किया था। एक दिन एक महिला आई। मेरा बेटा 15 साल पहले कहीं चला गया था। तब से हर मंदिर, हर दरगाह, हर सड़क छान ली। किसी ने बताया था कि यहां लोगों को नया जीवन मिलता है। क्या आप उसे ढूंढ सकते हैं? यशवंत ने सावित्री देवी को बैठाया, पानी दिया और उनकी बात सुनी। उसने महसूस किया पोटली सिर्फ उसके लिए नहीं थी, वह हर उस आत्मा के लिए थी जो अधूरी थी। उसने मातृगृह में एक नई योजना शुरू की, पुनः मिलन योजना, जहां वो गुमशुदा परिवारों को जोड़ने का प्रयास करने लगा, गांव के युवाओं को। इसमें लगाया गया, अखबारों में विज्ञापन दिए गए, सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया। हर दिन कोई नई कहानी सामने आती। कोई मां अपने बेटे को खोज रही थी, कोई भाई अपनी बहन को, कोई बूढ़ी दादी अपने पोते को। यशवंत सबके पत्र पढ़ता, नाम नोट करता और हर नई कोशिश में खुद को झोंक देता। एक शाम जब वह पुराने दस्तावेज देख रहा था तो एक नाम पर उसकी नजर रुकी, राजीव सिंह। यह नाम उसे किसी भूले सपने की तरह जाना पहचाना लगा। वह बैठ गया, आंखें बंद की और यादें खोली। यह वही राजीव था जिसे कॉलेज के दिनों में उसने अनजाने में एक झूठे आरोप में फंसा दिया था। दिल्ली का रुख किया, पुराने संपर्कों से जानकारी जुटाई। राजीव अब एक छोटे गांव के स्कूल में अध्यापक था, समाज से दूर मगर बच्चों के लिए समर्पित। वहां पहुंचकर यशवंत ने राजीव को देखा, क्लास में बच्चों को कहानियां सुनाते हुए। उसकी आंखें कमजोर थीं, आवाज थकी हुई थी, लेकिन मुस्कान अब भी जीवित थी। क्लास के बाद यशवंत ने उसका सामना किया। राजीव, 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 मैं तुम्हारा दोषी हूं। मैं नहीं चाहता था कि तुम उस गलती की सजा इतनी लंबी पाओ। राजीव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं उस दिन बहुत टूटा था, पर अब समझ पाया हूं, शायद यही मेरा कर्म था। तुमने अपना पथ बदल लिया और मैंने भी। अब हम दोनों किसी के लिए राह बन सकते हैं। यशवंत की आंखें भर आईं। उसने राजीव को मातृगृह आमंत्रित किया, बच्चों को पढ़ाने, जीवन सिखाने और अपनी कहानी साझा करने के लिए। राजीव वहां आया और उसका अनुभव मातृगृह में एक नए अध्याय की शुरुआत बना। उस रात यशवंत ने अपने कमरे में एक मोमबत्ती जलाई और पहली बार, क्या अब कर्म पूरे हुए? हवा में कोई जवाब नहीं था, लेकिन अंदर से एक नर्म मुस्कान उठी। कर्म की पोटली अब उसके हाथ में नहीं, बल्कि हर उस इंसान के दिल में थी जिसे उसने छुआ, संवारा और फिर से जीना सिखाया।